नमस्कार दोस्तों। आज हम कला एवं संस्कृति का एक कला छूटा हुआ था, जिसमें मौर्य कला छूटा हुआ, जबकि इससे पहले हमने मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, पाल कला, पटना कलम, ये हम बना चुके हैं। मौर्य कला पर चलते हैं, क्योंकि बीपीएससी के क्वेश्चन रहती है। मौर्य कला भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके बाद आप थोड़ा सा अपने नोट्स को थोड़ा आधुनिकीकरण करके बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कभी क्वेश्चन अंदर से उठता है कि मूर्ति कला के बिहार में कैसे विकास हुआ, स्थापत्य कला, तो इन सभी नोट्स को मिला करके जब आप बनाएंगे तो उसमें स्थापत्य कला का विकास कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ किस रूप में आप देख रहे हैं, इसकी प्रासंगिकता कहाँ तक है, इसको जोड़ना होगा। मूर्ति कला, जिसमें गांधार शैली से लेकर वर्तमान शैली तक का जो है, आप उस चीज़ को कला संस्कृति से जोड़ करके बना सकते हैं। आप देखिएगा, यदि आपको इस सब पर नोट्स बनने में दिक्कतें आएगी, मैटर्स नहीं मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम इस संबंध में आगे की जो रणनीति बनेगी और उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अब एक बात देखिए, मौर्य कला, आज मैं चर्चा कर लेता हूँ मौर्य कला। मौर्य कला जो कहते हैं, मौर्य काल के शासकों ने इस कला का विकास किया, इसलिए इस कला का नाम मौर्य कला कहते हैं। इसमें मुख्य 3 शासकों ने विशेष रूप से योगदान दिया, जिसमें मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य एक थे और दूसरा जो थे अशोक थे, और अशोक का पोता दशरथ। ये दशरथ जो अशोक का पोता था, ये शासक थे मगध के। तो ये 3 शासकों के द्वारा इस कला का विकास मूल रूप से हुआ। और भी मौर्य वंश के शासक हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिल रहा है। और प्राचीन भारत हमारी प्रमाण पर आधारित है, तो प्रमाण मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इन शासकों के रीजन में जो चीज हुआ है मौर्य कला में, इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। ये बात तो बताते हैं। तो मौर्य काल की में हम देखें, इस कला का 2 रूप में विकास हुआ। एक विकास होता है जो कि राजप्रसाद, जिसको राजा के द्वारा बढ़ाया गया। राजा के दरबारी होते थे, वो कलाकार, कारीगर होते थे, उन्होंने इस कला को विकास करवाया। तो एक राजकीय कला, और राजकीय कला के बाद देखा जाए तो ये दूसरा आम जनता ने भी कुछ कला का विकास किया, जिसको हम लोग लोक कला कहते हैं। जब ये लोक कला के रूप में अवतरित होती है तो ऑलरेडी ये लोकप्रियता हासिल कर लेती है। तो जो राजकीय कला कहते हैं, जो राजा के द्वारा संरक्षित है और राजा के द्वारा उसके आगे विकास करने की बहुत सारी व्यवस्थाएं, प्रबंधन व्यवस्था से जोड़ा गया, उनकी शासन व्यवस्था से जोड़ा गया, तो राजकीय कला। और लोक कला के बीच में आम जनता जनार्दन जो अपने व्यावहारिक रूप में कला का प्रदर्शन किया, इसे लोक कला के रूप में कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और दशरथ, ये 3 शासकों के बारे में बताया है कि राजकीय कला का इन्होंने आगे बढ़ाया। अब है चंद्रगुप्त मौर्य। अब राजकीय कला पर अब हम लोग चर्चा पहले करते हैं। राजकीय कला, अब हम इसको हटाते जाते हैं। आप लोग अपने इस प्रकार की इस लाइन को इसी शैली में बनाने का प्रयास करेंगे। अब इसको ऊपर खींच लें हम। राजकीय कला, राजकीय कला में यदि हम देखें तो इस कला का हम इस रूप में बांटेंगे, जैसे मैंने मौर्य वंश के 3 शासकों की चर्चा किया था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, और तीसरा दशरथ। आखिर मौर्य कला के भीतर में जो हम राजकीय कला के रूप में कहते हैं, इसमें इन लोगों की क्या कंट्रीब्यूशन थी, क्या योगदान था, जिस कला का विकास आज तक हम प्रभाव इसका देख रहे हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का कुम्हरार पटना में है, कुम्हरार के राजप्रसाद से देखने को मिलता है।
ये कुम्हरार का राजप्रसाद ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय की। दूसरा, अशोक के समय में स्तंभ बहुत सारे बनाए गए। अशोक की पहचान इससे मिली है। देवानाम प्रियम अशोकी कहें। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में अशोक को कौटिल्य की जानकारी देते हुए, अर्थशास्त्र की जानकारी देते हुए कौटिल्य ने कहा था, वही सम्राट सबके प्रिय होंगे जो देवताओं के प्रिय भी हो सकते हैं। इसलिए पब्लिक वेलफेयर दिशा में क्या कार्य होना चाहिए, तो यहाँ देवानाम प्रियम अशोक शब्द की चर्चा आई है। जहाँ गुर्जा और माश के अभिलेख से भी यह ज्ञात होता है। इन्होंने स्तंभ बनाए, फिर ये स्तूप बनाए, फिर बराबर की पहाड़ी जो बिहार में ही है, बराबर की पहाड़ी की गुफा का निर्माण किया इन्होंने। बराबर की पहाड़ी की गुफा, यानी गुफा निर्माण शैली भी इस काल में हुआ है। उसकी क्या बनावट थी, क्या दृश्य थी, कैसे बनाया गया, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। दशरथ के समय में नागार्जुन पहाड़ी की कंदरा का निर्माण किया गया। ये नागार्जुन पहाड़ी की कंदरा का यह निर्माण किया गया है। ये सब कुछ मिलती जुलती हुई दिखाई पड़ रही है। दरबारी राज की कला जो थी, ये राजा के द्वारा संरक्षक हो रहा है। राजा संरक्षण दे रहे हैं, राजा का उसमें योगदान है। बिना राजा के योगदान से ये नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैंने इसका नाम राजकीय कला के रूप में भी देख रहे हैं। तो राजकीय कला में राजरक्षक होते थे, यह स्मारक बनाए जाते थे। इसमें राजप्रसाद, स्तंभ, गुहा विहार और स्तूप का निर्माण होता था। इसमें स्वतंत्र कलाकार, दूसरा बात है, स्वतंत्र कलाकार होते थे जो कि लोक कला के रूप में आते थे। इसमें यक्षिणी की मूर्ति, यानी आप सीधा देखिए, ये दरबारी कला हो गई। ये दरबार के द्वारा आता था। मौर्य दरबार में ये दरबार की शोभा बढ़ाते थे, और इस शोभा बढ़ाने के क्रम में ये चीज, इसकी अस्तित्व आज भी कुछ है। तो यहां से इस रूप में आप इसको देख सकते हैं। दूसरा है कि स्वतंत्र कला में, जिसको लोक कला कहते हैं, लोक कला में खासकर मृण मूर्तियां मिली। मृण मूर्तियां का मतलब है छोटी छोटी मूर्तियां मिली, और मृण मूर्तियां के बाद इसमें यक्षिणी की मूर्ति मिली है। यक्षिणी की मूर्ति मिली है। तो यक्षिणी की मूर्ति ये मिला, ये लोक कला, ये हो गया राजकीय कला। और मौर्य कला, यही इसके दो पार्ट हैं, एक है यह और एक है यह। ठीक है। और राजकीय कला में सीधे शासक तीन याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और दशरथ। इस प्रकार से अब राजप्रसाद, अब आप इसको क्या करेंगे, इस कला के वर्णन करने के लिए, चूंकि विशेषता है इसकी, तो राजप्रसाद इसका ऐसे वर्णन हो, स्तूप इसका ऐसे वर्णन हो। तो इस प्रकार से खंड खंड पॉइंट के रूप में आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो वो कला को दिखाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें हिस्ट्री की जहां तक बात है, इस कला में हिस्ट्री को नहीं लाइएगा, क्योंकि इतिहास एक अलग विषय वस्तु है। इतिहास एक पूरी विषय वस्तु के भीतर में आ जाता है, और उसके धरातल पर हमारी एक कला है, तो कला को खींच कर इस पर लाई, जैसे क्वेश्चन उसकी प्रूफ हो सके। तो अनावश्यक भटकाव से बचने का थोड़ा प्रयास करेंगे। अब जैसे राजप्रसाद है, अब इस राजप्रसाद के बारे में अब मैं इसको वर्णन करता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य में था ये राजप्रसाद, इसको देखिए। राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान पटना कहते हैं, ये राजप्रसाद है, जो कुम्हरार से मिला है। एरियन ने लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कई शान शौकत का मुकाबला न तो शूशा और न ही एक बताना जैसे नगर कर सकता था। मौर्य काल एक काफी उम्दा विकास काल माना जाता है, और उस काल की निश्चित रूप से जब विकास होता है, उसकी प्रशासन बेहतर होते हैं, राजनीति बेहतर होती है, जनता जन कल्याण बेहतर होता है, आर्थिक व्यवस्था दृढ़ होती है, तो वहाँ निश्चित है वहाँ कला का भी उद्गम होता है।
कला हमारी एक संस्कार, मेरी कल्पना, मेरी भावना को तरंगित करता है, जिसको विद्वानों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा अभिव्यक्तिकरण की जाती है। तो अब है कि यहाँ पर एक वताना सूसा और एक वताना भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है, वो हमारी पाटलिपुत्र की धरती थी। तो जब तक इसे कलाकारों ने सजाया नहीं, समारा नहीं, तो इसकी विशेषता फिर कैसे? जो विश्व के दुनिया के अनुपम शहर के रूप में पाटलिपुत्र की अपनी पहचान बनी, उसमें इस कला का योगदान रहा। यह कुम्हरार पटना में सभा भवन अवशेष है, जो आपको दिखाई पड़ेगा कुम्हरार के संग्रहालय में, पटना में अवशेष है। और यह एक विशाल अनेक खंभों वाला होता था। जैसे विशाल भवन की चर्चा एक आई है, जिसमें लगता है कि उसमें राजा की अपनी दरबार लगती थी। 140 गुने 120 ये होता था, लंबाई चौड़ाई 120 फीट होता था, लंबाई चौड़ाई इसकी चौड़ी होती थी। अब है क्या फुट, ये फुट 140 गुने 120 लंबाई चौड़ाई, ये फुट है, ये होता था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद 600 वर्ष के बाद फाहियान की आगमन भारत हुआ था। इन्होंने भव्यता को देखकर इस राजप्रसाद के बारे में कहा था कि यह इंसान ने नहीं बनाया होगा, इसको गॉड बनाया होगा। सोचने की बात है, उस कला की इतनी सुंदरता, उनकी आकर्षक इतनी, जो आत्मविभोर हो चुके हैं फाहियान साहब, और वो लिखा है कि इंसान द्वारा निर्मित नहीं। जबकि ये 84 पाषाण स्तंभ है, छत और फर्श लकड़ी का बना होता था, और लकड़ी पर जगह जगह नक्काशी किया हुआ था। और नगर की सुरक्षा के लिए वहां पर से तीर चलाने के लिए स्पेस छोड़ा जाता था। आप नगर के उस चारदीवारी के भीतर आप बाहर की वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन बाहर के व्यक्ति आपको नहीं देख सकता था। तो नगर की सुरक्षा की प्रबंध यहां थी। मेगास्थनीज ने भी इस बात में वर्णन किया है इस राजप्रसाद का, कि नगर के चारों ओर लकड़ी का दीवार प्राचीर से तीर चलाने के लिए बना हुआ था। जैसे ये, अब उसके बाद ये चारों ओर 60 फुट गहरी और 600 फुट चौड़ी, गहरी 60 फुट और 600 फुट चौड़ी खाई थी, और उसमें पानी भर दी जाती थी, ताकि नगर से बाहर से कोई आदमी इस पर हमला नहीं कर सकता था। लकड़ी भी उस समय की काफी स्ट्रांग थी। जैसे आपको ये थोड़ी सी पर्यावरण की प्रदूषण होने के कारण ऐसा सब दिखाई पड़ती है, लेकिन उस समय में ऐसा था कि यहाँ पर जंगल ही जंगल होता था, तो उम्दा किस्म के लकड़ी भी होते थे। जैसे आज हम नेपाल के नज़दीक में जाए, इंडो नेपाल सीमा के आसपास, तो वहाँ घनघोर जंगल है, वहाँ जंगल घनघोर है, मजबूत लकड़ी भी है, और उस लकड़ी की इतनी आज भी स्ट्रांगनेस है कि वह कई हजार वर्ष अभी भी जिंदा रह सकता है। तो लकड़ी को काटकर अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वो आपकी लोहा से भी अधिक मजबूत है, कारण उसके पीछे ज्योग्राफिकल एक सिस्टम है। पहला ज्योग्राफिकल बात है कि जब हिमालय के नज़दीक से बहुत सारी नदियाँ ऐसी होती है कि निकली और प्रकट हो गई, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो प्रकट नहीं होती है, उसके मुहाने पर यदि चट्टान आ गया तो भूमिगत हो जाती है। तो वहाँ पर यदि पेड़ पौधा उगता है तो उसकी नमी मिलती है और वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। इस प्रकार से वो पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल होता था, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसकी प्रमाणिकता के साथ ज्योग्राफी भी बताता है। स्तंभ, स्तूप, वेदिका, गुहा विहार की भी चर्चा मेगास्थनीज ने किया है। ये मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भी इस बात की वर्णन उन्होंने किया है और स्पष्ट शब्दों में किया है। तो यह ऐसा हमें एहसास होता है कि मौर्य काल की यह जो व्यवस्था थी वह बहुत ही लोकप्रियता हासिल कर चुकी थी, आकर्षक था इसका, दुनिया के लोग इसके नज़ारे देखते थे। अब है कि इस कला के भीतर यदि हम इसकी पूर्ण रूप से यदि इसका स्टडी करें तो यह एक स्वतंत्र था। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने ईरानी से जुड़ा है इसको, स्तंभ कला को। अब इसके भीतर में आइए स्तंभ। अब ये स्तंभ ऐसे डील करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अब स्तंभ में इसको डील करिए। स्तंभ जो होती थी यह एकास्म पत्थर का होता था, बिल्कुल ईरानी व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। ये स्वतंत्र थी।
यह स्वतंत्र रूप से विकसित रही, शीर्ष पर पशुओं की आकृति रही है और बिना आधार की भूमि पर रही है। स्तंभ में कुछ ऐसा देखा गया कि स्तंभ के नीचे में मयूर आसन होता था। मयूर के आसन के ऊपर वह स्तंभ को लगाया जाता था जो ऊपर होता था, और ये 35 से 50 फीट ऊपर होता था। चमकीली रंग से उसको रंगा जाता था। आज भी उसकी चमकदार पॉलिश इतनी बेहतरीन है, आज भी लगता है कि बारिश जब उस स्तंभ पर से गंदगी हट जाए, बारिश के मौसम में देखने में लगता है कि यह हाल फिलहाल ही बना हुआ। कितनी बारीकी से उसको खड़ा किया गया कि आज भी आसमान के नीचे वह खड़ी है। कितनी उसकी मजबूती थी। कलाकार ने अपने उस व्यवस्था को लाने के लिए कितना अधिक जीतोड़ परिश्रम किए थे। जबकि ईरानी स्तंभ से देखें इसमें, तो एक ईरानी स्तंभ में टुकड़ों में जोड़कर बनाया जाता था, जबकि एक आसन पत्थर का यह स्तंभ होता था। जबकि ईरानी जो स्तंभ होता था वो एक चौकी पर टिका होता था। ये विशाल, और ईरानी संस्कृति में विशाल भवन में लाए जाते थे, लेकिन ये स्वतंत्र होता था। और ये मानव आकृति, मानव का फोटो बनाया, पिक्चर बनाया जाता था उस पर। वो गाराड़ीदार, नालीदार होते थे। तो यहाँ पर आप इसको विश्व से तुलना भी कर सकते हैं, तो ईरानी स्तंभ से इसकी तुलना करके देख सकते हैं आप इसको। स्तंभ की संख्या बहुत आयत थी। वर्तमान में 15 सुरक्षित स्तंभ हैं इसमें। कुछ स्तंभ वैसे ही प्रकृति के आगोश में खत्म हो गई होगी, कुछ विदेशी आक्रांता उसको नष्ट किया होगा, इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं है, लेकिन स्तंभ की संख्या बहुत आयत थी। वर्तमान में 15 सुरक्षित है, और ये स्तंभ दो प्रकार के। एक है धम्म नीतियां, जो कि अशोक की धम्मा नीति काफी प्रसिद्ध थी। वह राजादेश के रूप में खुद ही होती थी, इसमें राजा की आदेश होती थी, और यह राजा की आदेश जो होती थी वो राजा के रूप में उसके पट पर उसको अंकित कर दी जाती थी, ताकि कोई भी आदमी उसको खुले रूप में पढ़ सके, समझ सके। कोई बाहरी आदमी है तो हमारी इस नीति को समझ सके कि राजा की एक नीति क्या है। ये बात उसको समझ की बात रखी जाती थी। तो धम्म नीतियां राजादेश होती थी, वो खुद ही होती थी। और दूसरा होता था सादा स्तंभ, और जैसे रामपुरबा उस पर में बालशीर्ष होता था, बसाड़ कोशम से मिला है। यह राजादेश में होता था कि दिल्ली का मेरठ, उसके बाद देखिए कि यह धम्म नीतियां से जुड़ा हुआ राजादेश जो होती थी, उसमें दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद, लौरिया नंदनगढ़, इसमें सिंह शीर्ष हैं ऊपर में, और लौरिया अरेरास, ये रांची, सारनाथ, लुम्बिनी, निगली सागर, ये सारा चीज़ें आप ऐसा कि वीडियो को आप रोक करके या दोबारा रिपीट करके इस चीज़ को देख लीजिएगा। धम्म नीति में मैंने बताया है यहाँ पर, इसको आप देखते चलिएगा कि इसमें आप जैसे स्तंभ, एक राजकीय प्रशासन तो महल आपने देख लिया, उसके बाद आपने स्तंभ को देखिए। तो स्तंभ की विशेषता आपको क्लियरली बताना है। जिस तरीका से राजप्रसाद में ये हमारा भवन की स्थितियों को मैंने दर्शाया है, ये मौर्य कला का एक अनुपम देन है। इस कला जो स्तंभ है, अब जैसे ये चौड़े होते थे, सपाट होते थे, और निश्चित रूप से यह धीरे धीरे ऊपर में जाकर के पतला हो जाता था, और यहाँ पर पशु आकृति बनाई जाती थी। कभी उल्टे कमल, सभी स्तंभ की अलग अलग स्थितियां देखी गई थी। तो धम्म नीतियां में ये दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा जो काफी चर्चित रहा, इलाहाबाद, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदन इसमें सिंह शीर्ष है, इसके ऊपर में सिंह है, और रांची, सारनाथ, लुम्बिनी, निशाली सागर, ये इत्यादि इस स्थान पर यह धम्म नीति से जुड़ा हुआ यह स्तंभ बताया गया। दूसरा स्तंभ होता था सादा स्तंभ। एक आ गया धम्म नीति, यह स्तंभ का एक आइटम हो गया। दूसरा आ गया इसका साधारण रूप में सीधे सादे होते थे, तो सादे स्तंभ के रूप में इसकी चर्चा आई है। अब एक बात और देखिए, यह स्तंभ जो होती थी कहीं कहीं से मयूरासन होता था, मयूर के आसन में होता था, और उसके बाद यह स्तंभ ऊपर की ओर जाती थी, और एक आसन पत्थर था, इसकी विशेषता थी। अब है कि स्तंभ जो होता था, जैसे सादे स्तंभ जो होता था रामपुरबा, जिस पर बालशीर्ष, सादे स्तंभ में बालशीर्ष होता था, बसाड़ कोशम होता था। स्तंभ जो होता था ये लंबा, सुडौल,
कहीं जोड़ जाड़ नहीं होता था। ईरानी में जोड़ होता था, लेकिन इसमें सुडौल एक आस्प से नीचे ऊपर पतले चुनार के धूसर बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। ये पूर्ण स्वतंत्र और चमकीली पॉलिश इस पर लगा जाती थी, जो इसके आकर्षण को और बढ़ा देता था। और इसकी लंबाई जो होती थी वह 35 से 50 फीट ऊपर तक जाता था। तो लंबा भी काफी हो गया। वजन देखा जाए तो वजन साधारण कम नहीं था, 50 टन वजन होता था। स्तंभ का मुख्य भाग यष्टि ऊपर का भाग अधोमुख कमल होता था और घंटी की आकृति की होती थी। उसके बाद एक फलक होता था। स्तंभ को मंडित की जाती थी, उसमें पशु आकृति लगाई जाती थी। यष्टि एक ही पत्थर से तराशी जाती थी और सब पॉलिश की तरह ही चमकदार होता था। यष्टि के ऊपर उल्टे कमल की आकृति है, जैसे यहाँ पर उल्टा कमल की ये आकृति बनाई जाती है। यष्टि इसको कहते हैं, उल्टा करके आकृति है। और इसके ऊपर फलक और तांबे के कील द्वारा इसको स्थापित कर दिया गया ताकि वो स्थायित्व व्यवस्था बना रखे। कुछ स्तंभ चौकोर तथा कुछ गोल आकृति में भी बनाई गई है। ये अलंकृत है, जैसे उसके ऊपर फलक पर हंस, सिंह, हाथी, बैल का पिक्चर बना हुआ है। जैसे आप ऐसे देखिए कि बसाठ में सिंह शीर्ष स्तंभ है, रामपुरवा में वृषभ शीर्ष स्तंभ है, रांची चतुरसिंह है, सिंह स्तंभ 4 सिंह है, और संकिसा में गज यानी हाथी शीर्ष स्तंभ है, लौरिया नंदनगढ़ सिंह शीर्ष स्तंभ है। उसके बाद सारनाथ जो देखें वो 4 सिंह एक दूसरे को पीठ करके खड़ी है, और वो भारत सरकार की वर्तमान में हमारी चिन्ह भी बना दिया गया। तो यहाँ पर 7 फुट ऊंचा है, एक दूसरे को पीठ किए हुए है और देखने में बड़े ही सुंदर चीजों की प्रतीक को दिखा रहा है। तो अशोक के समय का ये सारनाथ का स्तंभ जो है, आज ये बिहार की एक शान, जो भारत सरकार की पहचान भी दे रहा है। तो इस प्रकार से आप इस स्तंभ की चर्चा को कर लेंगे। उसके बाद यदि चर्चा देखेंगे तो आप आगे देखेंगे स्तूप का चर्चा, और स्तूप की चर्चा में ऐसा आता है, फिर उसको आगे दे करके एक राजप्रसाद हो गया, एक स्तंभ हो गया, और उसके बाद स्तूप। स्तूप को भी बड़े ही बारीकी से आप उसको संरचनात्मक रूप में चर्चा कर लेंगे। ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद यह आया। बुद्ध की महापरिनिर्वाण हुई तो उनके जो अस्थि थे उसको 8 भागों में बांट दिया गया, और 8 भागों में इसको जगह जगह स्थापित किया गया, और ऊपर में धातु की मूर्ति को लगा दिया गया स्तूप में। अब बुद्ध की मूर्ति धातु के बनाए जाते थे, ये 8 स्तूप बनाए गए। इस बात की प्रमाण इतिहास में मिलती है, 8 स्तूप बनाए गए। इसमें पिपरहवा का स्तूप तो ये मात्र अवशेष अवस्था में है, ये अस्तित्व में है। प्रायः ईंट का यह बनाया जाता था। प्रस्तर से बने ठोस गुंबद होते थे, उसकी गुंबद जो होता था प्रस्तर का वो ठोस होता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के बारे में कहा जाता है कि 84 स्तूप का निर्माण किए थे। 7वीं सदी में ह्वेनसांग ने भी इसका वर्णन किया है कि तक्षशिला, श्रीनगर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ये स्तूप ये सब प्राय नष्ट हो चुका है। लेकिन बौद्ध स्रोत के अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार इस चीज की चर्चा मिली है। अब है ये स्तूप सब नष्ट हो चुके हैं। सांची का आरंभिक स्तूप अशोक द्वारा निर्मित माना जाता है। तक्षशिला में धर्मराजिका स्तूप की भी चर्चा आई है। अब चलिए आगे स्तूप के बाद अब आगे विशेषता की क्रम देना है। पाषाण वैदिक ये सब राजप्रसाद के अंतर्गत ही अपना पॉइंट को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाना है। पाषाण वैदिक ये स्तूप एवं विहार की वेदिकाओं से घिरे होते थे। एक सुरक्षा के रूप में इसकी घेर दी जाती थी। यह बोध गया, सारनाथ में अशोक ने वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं। पाटलिपुत्र में 3 वेदिकाओं के टुकड़े का अवशेष मिला है, और वह चमकीली पॉलिश उस पर जो किया है उससे उसकी पहचान हो जाती है कि यह जो है वह मौर्य काल की है। ये पाषाण वैदिक। उसके बाद आइए गुहा विहार, ध्यान रखिएगा। एक आ गया है आपका स्तंभ, दूसरा नंबर में आ गया, स्तूप तीसरा नंबर में आ गया, 4 पाषाण वैदिक,
और पांचवा आ गया आपका गुहा विहार। इस सब की वर्णन थोड़ी बहुत होती रहनी चाहिए। स्थापत्य कला का ये सर्वोत्तम नमूना है। ये गुहा विहार व स्थापत्य कला की श्रेणी में देखा जाए ये सर्वोत्तम नमूना है। पर्वतों को काटकर पाषाणी गुफा बनाई गई और इस सम्राट अशोक के पौत्र दशरथ ने भी इसका निर्माण के हिस्सा में अशोक ने भी किया है। जैसे बराबर गया में 3, नागार्जुनी पर्वत पर 4 गुफा मिला है। बराबर पर्वत पर पत्थरों को काट कर बनाया गया है और यह गुफा जो है वह लकड़ी, द्वार जो है वो लकड़ी का बनाया गया। गुफा की छत और दीवार पर चमकीली पॉलिश है ऊपर में, बड़ा ही सुंदर आकर्षक लगता है। अशोक की प्राचीन गुफा, उसी गुफा के साइड से देखिएगा एक सुदामा गुफा है और सुदामा गुफा में यह 2 कमरे वाली है और वो चतुर्भुजाकार है। छत बेलन के आकार का है और इसमें चौपर द्वारा गुफा जो सम्राट अशोक ने शासन के 9वें वर्ष में इसको बनाया है, तो उसमें एक गुंबद जैसा होता है, उस पर हाथी का भी सीरीज क्रम देखा गया है। जो लकड़ी का होता है उसके आधार पर वो लकड़ी का ही बनाए जाते थे। तो सुदामा गुफा, कर्ण चौफर और एक आपका नागार्जुन पर्वत की चर्चा इसमें आपको कर देना है, ताकि इस कला का गुहा विहार जो है यह इसका एक उदाहरण के रूप में इसकी प्रस्तुत करती है और इस कला की एक विशेषता के रूप में भी माना जाता है। अब इसके बाद यदि देखा जाए, अब आते हैं नागार्जुन पर्वत पर जो दशरथ के द्वारा बनाया गया है वो 3 गुफा है। 2 जो है वो छोटे कमरे के समान, छोटे कमरे में, और दोनों की छत मेहरावदार ऐसे होता है, मेहरावदार गुंबद है। ये इस प्रकार का मेहरावदार गुंबद है। तीसरी गुफा एक लंबा हॉल है जो कि आयताकार है, इसकी छत भी मेहरावदार है और इस गुफा का नाम गोभी गुफा है। गोभी गुफा का भी आप लोमेश ऋषि गुफा, सुदामा गुफा और ये तीसरी गुफा जिसमें आयताकार के बारे में बताए हैं, ये गुफा गोभी गुफा, इसका भी चर्चा होना चाहिए। तो गोभी गुफा के रूप में इसको दे दीजिएगा। लोमेश ऋषि का गुफा जो है वो अंडाकार है, वो पूरा सर्किलाकार नहीं माना जाएगा उसको, वो अंडाकार है और इसके प्रवेश द्वार पर हाथी द्वारा स्तूप पूजा का दृश्य, मेहराब इसमें है, जालीदार है, देखने में सुंदर है, सुंदर दिखता है। एक है सोन भंडार। अब आगे चलिए, सोन भंडार जो कि राजगीर के पास है। इसकी भीतरी भाग पर भी चमकीली पॉलिश है जो मौर्य काल में होती थी, वही पॉलिश है। यह चैत्य बिहार निर्माण शैली विकसित हुई है और इसका दक्कन के क्षेत्र में भी इसका विकास का असर देखा गया। अब चलिए मूर्ति कला। मूर्ति कला में भी इसी में जहाँ संरक्षण हो रही है राजा के द्वारा, तो मूर्ति कला में यह राजकीय और लोक कला, मूर्ति कला में राजकीय और लोक कला दोनों ही आ जाएंगे। यह पाषाण, धातु, पाषाण पत्थर, धातु और मिट्टी का बना होता था। पाषाण मूर्ति चट्टान काटकर स्तंभ के ऊपर स्वतंत्र रूप से उसकी बनाई जाती थी और यह स्वतंत्र रूप से मूर्तियां होती थी। उड़ीसा के धौली चट्टान काटकर हाथी की आकृति की पाषाण की मूर्ति कला बनाई गई और जो आगे है उसके आगे भाग को घेरा गया है। इसमें आगे वाला 2 पांव लगता है कि एकदम बिल्कुल पांव हाथी जैसा है और उसकी सूंड ऐसी बनाई गई है जैसे सूंड इस प्रकार से लगता है कुछ लपेट रहा है, ऐसा दिखता है कि ये हाथी है। और यह भी दिखता है कि चट्टान की उस गुफा से हाथी निकल रहा है। तो कलाकार ने बड़े ही ध्यान से इस कला का इस्तेमाल किया है जो इसकी मूर्ति कला की शैली में दिखाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हाथी, उसके बाद कालसी, एक देहरादून में पड़ता है, कालसी देहरादून चट्टान पर हाथी की आकृति है। कौटिल्य ने भी धातु से बनी मूर्ति का उल्लेख का चर्चा अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। इसके बाद थोड़ा सा राजकीय संरक्षण में और देना चाहेंगे तो सिक्का का भी वर्णन कर सकते हैं। सिक्का पर लेकिन आप देखिए संस्कृति को ही लेना है, कला संस्कृति को ही सिर्फ ध्यान रखना है, जिसमें सिक्का में सूर्य, चंद्रमा, पीपल, मयूर, बैल इसका पिक्चर होता था। सिक्का को हम मुद्रा को उस समय में पन कहते थे। पन मुद्रा किसी भी देश के शासन के लिए जरूरी है कि वो आदान प्रदान, क्रय विक्रय का
अब ये देखा जाए, ये क्रय विक्रय विनिमय का माध्यम बाजार व्यवस्था के लिए ये मुद्रा की जरूरी थी, तो मुद्रा को उस समय आज कहा जाता था, पन कहा जाता था। अब ये राजकीय संरक्षण है। उसके बाद ये लोक कला के रूप में विकास हुआ। लोक कला में देखिए कि जब तक आम जनता इस पर रुचि नहीं लेगी तब तो ये कला का विकास उस पे नहीं होगा। तो लोक कला के माध्यम से यह बात आई कि यह लोक कला, इसका दूसरा हिस्सा गया। इतना तो पहले हम लोग राजा द्वारा संरक्षित दरबारी व्यवस्था माने थे। अब इसमें जो मृण मूर्तियां बनाई जाती थी, यानी छोटी छोटी मूर्तियां को मृण मूर्तियां कहा जाता है, नंबर 1। दूसरा, वो धातु की मूर्ति बनाई जाती थी। तीसरा चीज यह है कि मिट्टी का बनाया जाता था। आम जनता जिसको आसानी से खरीद कर सके, परचेज कर सके, तो मिट्टी की मूर्तियां ये बनाई जाती थी। ये 3 मूर्तियां हो जाती थी। इस मूर्तियां में देखा जाए तो यक्षिणी की मूर्तियां बनाई जाती थी। ये खासकर बहुत आकर्षक होता था। मथुरा के बड़ौदा ग्राम में यक्ष की प्रतिमा मिली है। उसके बाद पटना के दीदारगंज में चामर ग्राहिणी की मूर्ति मिली और बड़े ही रहस्यमय तरीके से मिला। वो चामर ग्राहिणी का जो मूर्ति होता था वो गंगा के किनारे पर रखा हुआ था, जिसको लोग स्नान करने के बाद उसको कपड़ा खींचते थे। फिर बाद में एक ऐसा आया कि वहाँ एक सांप आ गया। सांप को मारने क्रम में वो चामर ग्राहिणी की मूर्ति गंगा में आ गई। फिर गंगा से उसको ऊपर तट पर रखा गया। फिर उसके बाद उस बिहार सरकार के पास में आया। इस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुए और बड़ी देखने में खूबसूरत ये मूर्ति है यक्षिणी की, और बड़ी आकर्षक ढंग से बनाया गया। क्योंकि उस समय की बात ऐसा होती थी, उस पर आभूषण भी थी, तो उसका आगे वाला भाग को घेरा गया और पीछे की भाग उनकी जो है वो सपाट है। तो देखें, और उसका एक हाथ टूट गया। तो एक हाथ टूटा किस कारण से ये तो स्थानीय लोगों को पता होगा, लेकिन एक हाथ टूटा हुआ है उनका। लेकिन उस मूर्ति का नाम चामर ग्राहिणी रखा गया है। शिशुपालगढ़ ओडिशा में यक्ष की प्रतिमा मिली है। राजघाट वाराणसी में भी यह त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा मिली है। विजयनगर विदिशा में भी यक्ष की प्रतिमा मिली है। इस प्रकार महरौली में भी यक्ष की प्रतिमा मिली है। और लोहानीपुर पटना में 2 नग्न मूर्ति मिला है, जिस पर इतिहासकार ने कहा है कि यह जैन मुनि का यह मूर्ति हो सकता है, जो कायस्वर्ग मुद्रा में यह मूर्ति है। प्रतिमा जो बनाती थी वह भूरी बलुआ पत्थर की बनी होती थी और मौर्यकालीन चमकाली पॉलिश, ये सबसे इस कला की सुंदरता और आकर्षक और उसकी नवीनता को वर्तमान तक ले जाने का काम चमकदार पॉलिश की अपूर्व योगदान है। इसलिए शरीर पर वस्त्र और आभूषण उसके बनाए जाते थे। बुद्ध, उसके बाद मूर्ति में बोधित यानी बुद्ध के विभिन्न रूपों का मूर्ति जो है उसमें बनाता था। जैन तीर्थंकर का मूर्तियां भी का अस्तित्व मिला है। इस प्रकार सारनाथ, अहिछत्र, मथुरा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, बसाढ़, कुमरार और अनेक स्थान पर हाथी, घोड़ा, भेड़, कुत्ता, हिरण, पर्वत, हिरण, पक्षी, मनुष्य के रूप में नर नारी मेल फीमेल के रूप में ये मृण मूर्तियां और हाथ से सांचे में ढालकर इस मूर्ति को बनाई जाती थी। यह कल्पना शक्ति, इस प्रकार यदि हम कहें, यह जो कला थी वह एक आला निश्चित रूप से एक अपूर्व कला थी। मौर्य काल में एक अशोक महान जैसे शासक ने आज भारत के इतिहास में इस बात को स्वर्णाक्षर शब्द में कहा जाता है कि भारत एक महान शासक सम्राट अशोक थे। 2 महान शासकों की चर्चा है, इसमें अशोक को महान कहा जाता है और दूसरा अकबर को, जिस पर कोई विवाद नहीं है, इतिहासकारों ने माना है। इस समय की कला और संस्कृति, इसकी स्तूप और इसके जो राजप्रसाद थे वह काबिल तारीफ है, जो आज ही वर्तमान को समेट रहा है। यह किसी भी कलाकारों की कल्पना शक्ति, शिल्प सौंदर्य, उसकी वैज्ञानिक प्रविधि, उसके जनमानस की भाव, कला की प्रौढ़ता, उसकी कल्पना शक्ति की एक बहुत बड़ी ऊंची उड़ान इस कला के भीतर देखी जाती है, जो आज भी वह कलाकार हैं। आज हम यह कह सकते हैं सम्राट अशोक हमारे इतिहास के पन्नों पर आ गए, उनकी कृतियां हम देख रहे हैं। लेकिन यदि कोई कला जिंदा है, इन कलाकारों की स्तूप कहीं दिखाई पड़ती है, कहीं मूर्ति बनाया हुआ है तो मूर्ति दिखाई पड़ते हैं, या कहीं पर
ऐसा है कि स्थापत्य कला के रूप में हम देख रहे हैं। राजप्रसाद ध्वंसावशेष की अवस्था में है, लेकिन कलाकार कभी मरता नहीं और कलाकार सर्वत्र विद्यमान होता है जब तक उसका अस्तित्व बना रहता है। आज इतिहास के खंडहरों में जिस तरीका से हम पुरातत्व के द्वारा उत्खनन करते हैं, जो साक्ष्य मिलता है, तो हम यह देखते हैं कि उस समय के लोगों की सोच कैसी होगी, उनकी विचार कैसी होगी, उनकी सांस्कृतिक व्यवस्थाएं कैसी होगी, जिससे कला की प्रासंगिकता को आज भी हमें पढ़ने के लिए मजबूर करता है। बशर्ते कि ये आगे विकास कैसे करे, इस विकास पर भी हमें रणनीति बनाने के लिए एक जरूर है कि बाध्यता स्थापित कर रहा है। ये मौर्ज कला है। इस मौर्ज कला को आप ऐसे देखें कि इस कला में स्थापत्य राजप्रसाद के द्वारा होता था, बुद्ध बोधिसत्व की मूर्तियाँ होती थी। तो ऑलरेडी यदि हम बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ यदि धार्मिक स्थलों पर उस समय की इस मौर्ज कला को यदि चमकदार पॉलिश के रूप में हम ऐसे मूर्तियाँ को बनाते हैं, तो हमारा इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी मुद्रा का एक आधार बन सकता है। साथ ही उस कलाकार भी हमारे भारत में उभर के आ सकते हैं। हमारे खासकर बिहार में ये जो विहार था, ये विहार तो बौद्ध विहार के कारण था। तो मौर्ज कला की जो विकास हुई थी, इस कला के विकास में हम इन कला का योगदान लेकर के हम विदेशी मुद्रा को जरूर अर्जित कर सकते हैं। हर लोगों को रोजगार का साधन बन सकता है। इस वैश्वीकरण में हम एक ग्लोबल विलेज की यदि कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो यह चीज़ ऐसा है कि कलाकार अपने हाथों की कला के द्वारा इस जनमानस को आगे बढ़ा सकता है। यह पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएगा तो हमारा नेशनल इनकम की भी वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी हमारी इस कला का हमेशा सैल्यूट किया जाएगा। जब फाहियान और वेनसांग की मेगास्थनीज की विवरण को आज हमारी विश्व पढ़ सकता है, हम अपने इतिहास पर फक्र महसूस कर सकते हैं, तो फिर इस कला को आगे बढ़ाने में हमारे राजनीतिक संरक्षकों को भी यह एक जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि जिज्ञासा के विकास करता है तो मौर्ज कला अपनी भविष्य की एक ऐसी रूपरेखा का निर्माण करेगी जिसमें वर्तमान को संभालने की आवश्यकता है। यदि ये संभल जाती है, एक कला का भी विकास होगा। लेकिन थोड़ी सी आप लोगों से गुजारिश कि थोड़ी सी सब्सक्राइब आप जरूर करिए, लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हम आपकी जो वीडियो बना रहे हैं तो एक ध्येय रहता है कि आपकी काम का विषय रहे, अनावश्यक बात को हम नहीं रखें और एक एग्जामिनेशन की जो पैटर्न्स की जो व्यू होती है, हम इसी व्यू को आधार बना करके आपके पास में रखने का कार्य करते हैं। तो कम से कम आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। इस तरीक़ा से कम हमारी आपके बीच की संवाद रहे। मैं अपने को बड़ी सौभाग्यशाली मानूंगा। ध्यान रखिएगा और पड़ोसी को भी खुश रखिए, अपने को भी खुश रहिए, समाज को खुश रखिए। धन्यवाद। अच्छे इंसान की आवश्यकता है। धन्यवाद।